संविधान और लोकतंत्र की बातें और संवैधानिक पदों पर ताबड़तोड़ हमले, आखिर विपक्ष की एक कैसी सियासत है। लोकसभा स्पीकर और चुनाव आयुक्त के बाद विपक्ष ने राष्ट्रपति के पद को भी अपनी सियासत में लपेट लिया है, जिसको लेकर देश में नई बहस छिड़ गई है। सवाल यह है कि क्या विपक्ष को संवैधानिक पदों पर भरोसा नहीं रहा? क्या राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, स्पीकर, राज्यपाल और मुख्य चुनाव आयुक्त जैसे पदों को राजनीति से ऊपर नहीं रखा जा सकता? क्या लोकतंत्र के बहाने संवैधानिक पदों पर निशाना साधना ठीक है? ये तमाम सवाल आज इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि सरकार को घेरने के चक्कर में विपक्ष बार बार संवैधानिक पदों को टारगेट कर रहा है। लोकसभा स्पीकर के खिलाफ विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लाया है, जिस पर मंगलवार को बहस होनी है। इसके साथ ही 2 तस्वीरें पश्चिम बंगाल से सामने आई हैं, जिसको लेकर दिल्ली तक राजनीति चरम पर है। जरा इन तस्वीरों पर गौर करिए। पहली तस्वीर पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी से आई है, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 7 मार्च को आदिवासी संथाल सम्मेलन में शामिल होने गई थी, लेकिन राज्य सरकार की ओर से उनके स्वागत में संवैधानिक प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया गया। ना तो सीएम ममता बनर्जी मौजूद थी और ना ही उनका कोई मंत्री पहुंचा। कार्यक्रम स्थल और वहां की व्यवस्थाएं भी राष्ट्रपति की गरिमा के अनुरूप नहीं थी। राष्ट्रपति मुर्मू ने इस पर आपत्ति जताई तो देश की सियासत गर्म हो गई। दूसरी तस्वीर कोलकाता से सामने आई है, जहां मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का कई जगहों पर विरोध किया गया। टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने उन्हें काले झंडे दिखाए और गो बैक के नारे लगाए। दरअसल चुनाव तैयारियों की समीक्षा के लिए चुनाव आयोग की टीम बंगाल दौरे पर है, लेकिन एसआईआर को लेकर टीएमसी आयोग का विरोध कर रही है। ये ज्ञानेश कुमार जी को नहीं कर रहा है, ये बांग्लादेशी मुसलमान घुसपैठिया को संरक्षण देने के लिए ममता बनर्जी को जो धरना ड्रामा चल रहा है, उसका तहत ये सब हो रहा है। ये कोई नया बात नहीं है। जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उनके खिलाफ इस तरीके से हरकत पश्चिम बंगाल में नया नहीं है। 2 दिन पहले महामहिम राष्ट्रपति जी का साथ जिस तरीके से व्यवहार पश्चिम बंगाल के सरकार ने की, पुलिस ने की, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने की, वो उसको निंदा करने का कोई भाषा हमारे पास नहीं है। पश्चिम बंगाल में संवैधानिक प्रमुखों और संस्थाओं पर निशाना कोई नई बात नहीं है। इससे पहले सीएम ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के नए राज्यपाल आरएन रवि पर भी सवाल उठा चुकी हैं, लेकिन राष्ट्रपति के प्रोटोकॉल के मुद्दे पर विवाद बढ़ गया है। आइए आपको पहले बताते हैं पूरा विवाद क्या है। दरअसल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 9वें अंतर्राष्ट्रीय संथाल सम्मेलन में शामिल होने सिलीगुड़ी के पास गई थी, जहां आखिरी वक्त में कार्यक्रम स्थल बदल दिया गया। कार्यक्रम स्थल भी इतना छोटा रखा गया कि ज्यादा संख्या में आदिवासी नहीं पहुंचे। राष्ट्रपति की अगवानी के लिए ना तो सीएम ममता बनर्जी पहुंची और ना ही कोई राज्य का मंत्री, जबकि संवैधानिक प्रोटोकॉल के मुताबिक राष्ट्रपति के स्वागत के लिए सीएम या कोई वरिष्ठ मंत्री मौजूद होना चाहिए। इस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नाराजगी जताई और कहा कि तय प्रोटोकॉल के मुताबिक उन्हें रिसीव करने के लिए राज्य सरकार की ओर से मुख्यमंत्री या कोई मंत्री मौजूद नहीं था। राष्ट्रपति ने कहा कि उन्हें व्यक्तिगत तौर पर इससे कोई आपत्ति नहीं है। ममता बनर्जी मेरी बहन जैसी है, लेकिन परंपरा और मर्यादा के लिहाज से ऐसा होना चाहिए था। राष्ट्रपति मुर्मू के बयान पर ममता बनर्जी ने कहा कि पश्चिम बंगाल पर कमेंट करने से पहले आपको बीजेपी शासित राज्यों की हालत देखनी चाहिए। सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी की बात सुनकर कमेंट करना ठीक नहीं है। ममता बनर्जी ने आगे कहा कि अगर आप साल में 1 बार आती हैं तो मैं आपका स्वागत कर सकती हूं, लेकिन अगर आप चुनाव के दौरान आते हैं तो मेरे लिए आपके हर कार्यक्रम में शामिल होना बिल्कुल मुमकिन नहीं हो गया, क्योंकि मैं लोगों के अधिकारों में बिजी हूं। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि बीजेपी इतना नीचे गिर गई है कि राज्य को बदनाम करने के लिए राष्ट्रपति का इस्तेमाल कर रही है। ममता के बयान पर पीएम मोदी ने तीखा पलटवार किया और कहा कि ये देश के सबसे बड़े संवैधानिक पद की गरिमा का अपमान है। देश और नारी शक्ति इसे माफ नहीं करेगी। जो मैं आज देशवासियों के सामने, दिल्ली वासियों के सामने मैं व्यक्त करना चाहता हूं, आज देश अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रहा है।
और कल पश्चिम बंगाल में टीएमसी सरकार ने देश की राष्ट्रपति आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी का घोर अपमान किया है। पीएम मोदी के बयान के बाद राजनीति और ज्यादा गर्म हो गई। कोलकाता में ममता बनर्जी ने एक बैनर जारी किया और कहा कि वो कहते हैं कि हमने राष्ट्रपति का अपमान किया, लेकिन इन तस्वीरों में देखिए राष्ट्रपति खड़ी हैं और पीएम बैठे हुए हैं। हम लोग ऐसा नहीं करते। ये तस्वीर उस वक्त की है जब पीएम मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पूर्व गृह मंत्री लालकृष्ण आडवाणी के जन्मदिन पर उनसे मिलने गए थे। ममता ने सफाई दी कि सिलीगुड़ी के मेयर गौतम देव ने राष्ट्रपति का स्वागत किया था। ये एक निजी कार्यक्रम था, संगठन से राज्य सरकार का कोई लेना देना नहीं था। Private organization, and that is also from state government. The letter is saying that these organizations don't have any capability to organize the program of the Honorable President of India. They didn't involve us. It is neither the state government program and neither the state government is involved. So whatever happened, the organizer is the private party, and it is that instead of repeating that, please see that they may not be provide all good program for you. ममता बनर्जी भले ही सफाई दे रही हैं, लेकिन बीजेपी के साथ विपक्ष के नेता भी इस मुद्दे पर उन्हें घेर रहे हैं। आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू और ओडिशा के सीएम मोहन मांझी ने राष्ट्रपति मुर्मू के प्रोटोकॉल उल्लंघन पर चिंता जताई है। नायडू ने कहा कि देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद की गरिमा को बनाए रखने की जरूरत है। मांझी ने कहा कि इस घटना ने ओडिशा और पूरे देश में आदिवासी समुदाय को गहरी चोट पहुंचाई है। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने लिखा कि मैं इसकी कठोर शब्दों में निंदा करता हूं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को माफी मांगना चाहिए। मणिपुर के सीएम वाई खेमचंद सिंह ने कहा कि स्थापित प्रोटोकॉल की अनदेखी करना गलत है। बीएसपी अध्यक्ष और पूर्व सीएम मायावती ने एक्स पर लिखा कि सभी को राष्ट्रपति पद का सम्मान करना चाहिए और संवैधानिक पदों को किसी भी तरीके से राजनीतिक बनाने से बचना चाहिए। देश का परंपरा तोड़ने का कारण ममता बनर्जी को क्षमा मांगना चाहिए और ये सारे प्रकरण में जो लोग शामिल है उन लोगों को दंडित करना चाहिए। तृणमूल कांग्रेस कितना बर्बर और असभ्य लोगों का पार्टी है, इससे ही पता चलता है। बंगाल का संस्कृति को लोग नष्ट कर देगा। कालीघाट में इलेक्शन कमिश्नर पूजा देने गया, कालीघाट में ममता बनर्जी का घर है 500 मीटर का दूर में, और ममता बनर्जी का घर भी आप सुरक्षित नहीं है अतिथि लोगों के लिए। राष्ट्रपति जी का अपमान हुआ है ऐसा अगर कोई बोलता है तो राष्ट्रपति जी का अपमान बार बार ये सरकार भी कर रही है। कैसे? ये अपमान सरकार भी कर रही है। एक आदिवासी महिला राष्ट्रपति हो गए उसका हमें बहुत गर्व भी है, लेकिन उनके होते हुए मणिपुर में आदिवासी महिलाओं को जिंदा जलाया गया। आदिवासी महिलाओं की उनका नग्न प्रदर्शन सड़क पर किया गया, उसके ऊपर राष्ट्रपति ने कोई बात नहीं रखी। आइए आपको बताते हैं कि राष्ट्रपति के स्वागत के लिए प्रोटोकॉल के मुताबिक नियम क्या होते हैं। राष्ट्रपति के दौरे के दौरान स्वागत के लिए लिस्ट तय होती है। राज्य के राज्यपाल राष्ट्रपति की अगवानी करते हैं। राज्यपाल के बाद मुख्यमंत्री का स्थान होता है। दोनों की मौजूदगी सर्वोच्च सम्मान का प्रतीक होता है, लेकिन अगर किसी वजह से दोनों मौजूद न हो तो वरिष्ठ मंत्री को स्वागत के लिए भेजा जाता है। लेकिन यहाँ पर कोई भी मंत्री राष्ट्रपति के स्वागत के लिए नहीं पहुंचा था। राष्ट्रपति के प्रोटोकॉल विवाद के बाद अब बंगाल में चुनाव आयोग के दौरे को लेकर भी राजनीति चरम पर है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार अपनी टीम के साथ पश्चिम बंगाल पहुंचे, लेकिन कोलकाता में उनका जबरदस्त विरोध हो रहा है। टीएमसी कार्यकर्ताओं ने उन्हें काले झंडे दिखाए हैं और नारेबाजी की है।
सीईसी की सुरक्षा में भारी फोर्स तैनात की गई थी। प्रदर्शनकारियों को दूर रखने के लिए बैरिकेड्स लगाए गए थे। सीईसी कालीघाट काली मंदिर पहुंचे थे, वहां भी उनके खिलाफ नारेबाजी की गई। टीएमसी के विरोध की वजह है एसआईआर की प्रक्रिया। आरोप है कि 60 लाख से ज्यादा वोटर्स के नाम लिस्ट से काट दिए गए हैं। ज्ञानेश कुमार ने कोलकाता में पार्टियों के नेताओं के साथ बैठक करके चुनाव पर चर्चा की। इस दौरान टीएमसी के नेता ने आयोग पर गंभीर आरोप लगाए। ये हमको बोले कि आप शाउट मत कीजिए। अरे हम लोग तो शाउट करने के लिए नहीं गए। अगर हमारा गला का जोर है तो हम जोर से ही बोलेंगे। आपको पसंद नहीं आने से नहीं पसंद आए वो ठीक है, लेकिन जोर से ही बोलेंगे। हम तो आपको कहीं पर अपमान नहीं किए हैं। हम हमारे केस बताने के लिए आए हैं और हम लोग बोले हैं कि क्या हुआ है। 24 साल में जो फीमेल मेल रेशियो था वो इस बार कम हो गया है। ये हो सकता है? तो आप टारगेट कर रहे हैं महिलाओं को, तो वो तो एकदम प्री कंसीव माइंड लेके आए हैं, किसी के हिसाब से चल रहे हैं। सो वो खुद बोलते हैं और किसी को बोलने तो नहीं देते। ममता बनर्जी ने भी ज्ञानेश कुमार पर राज्य के प्रशासनिक अधिकारियों को धमकाने का आरोप लगा दिया है। ममता ने कहा कि उन्होंने अधिकारियों के प्रति धमकी भरा लहजा अपनाया है। संवैधानिक अधिकारियों को झूठा साहस स्वीकार नहीं किया जाएगा। दरअसल चुनाव को लेकर सीईसी ने राज्य के अधिकारियों के साथ बैठक की और चुनाव प्रक्रिया और वोटर लिस्ट को लेकर सख्त निर्देश दिए हैं, जिसको लेकर ममता भड़क गई हैं। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को डराकर वोटर लिस्ट से नाम हटाकर सत्ता हासिल नहीं कर पाएंगे। राष्ट्रपति के प्रोटोकॉल का विवाद और फिर मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ मोर्चा। सवाल यह है कि ममता बनर्जी खुद को संविधान से ऊपर समझती हैं। आखिर संवैधानिक पदों में बैठे लोगों पर निशाना क्यों? इससे पहले लोकसभा स्पीकर के खिलाफ भी विपक्ष ने मोर्चा खोल रखा है। स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ पक्षपात का आरोप लगाकर विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया है, जिस पर मंगलवार को चर्चा होनी है। सवाल यह है कि क्या संवैधानिक पदों को सरकार से जोड़ना ठीक है? क्या राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, स्पीकर और राज्यपाल जैसे पदों को राजनीति से ऊपर नहीं रखा जाना चाहिए? इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ 3 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। मेरे साथ टीएमसी के नेता तौसीफ अहमद खान हैं, मेरे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता नीरज मिश्रा जी जुड़े हुए हैं और मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता अनंत अमीर जी जुड़े हुए हैं। तौसीफ भाई, सबसे पहले आपसे जानना चाहता हूं, आखिर महामहिम का अपमान क्यों उनके प्रोटोकॉल में ना ममता बनर्जी गई और ना ही राज्य का कोई मंत्री, जो स्थापित प्रोटोकॉल है महामहिम राष्ट्रपति का? देखिए, प्रेसिडेंट सेक्रेटेरिएट द्वारा जो लाइनअप शेयर किया गया था उसके मुताबिक प्रेसिडेंट जी को रिसीव करना मेयर सिलीगुड़ी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, डीएम दार्जिलिंग और सीपी सिलीगुड़ी पुलिस कमिश्नरेट के द्वारा जो है ये लाइनअप जो सेटअप किया गया था, उसमें उस लाइनअप में चीफ मिनिस्टर के ना तो वो डायस प्लान में थी ना ही वो लाइनअप में थी। तो सरे से ये कह देना कि बहुत ही उल्लंघन हुआ, बहुत ही अपमान हुआ, ये गलत है। ममता बनर्जी भाई, प्रोटोकॉल क्या कहता है ये तो बता दीजिए। आप किसी का भी लाइनअप, किसी का भी प्लान बताकर अपनी जिम्मेदारी से बच जाए, ऐसा थोड़ी हो सकता है। प्रोटोकॉल क्या कहता है सबको पता है। वो तो हर मुख्यमंत्री को पता है कि महामहिम आएंगी तो आपको जाना है या किसी मंत्री को अपॉइंट करना है। नहीं, जब राष्ट्रपति का विजिट होता है तो विजिट से पहले एडवांस सिक्योरिटी टीम आती है लाइजनिंग के लिए, उसके बाद में लाइनअप प्रिपेयर होता है। प्रोटोकॉल के भी लिस्ट बनती है भाई, प्रोटोकॉल ऑफिसर होता है राज्य सरकार में। कैसी बात करते हैं आप? राष्ट्रपति भवन में भी प्रोटोकॉल ऑफिसर होता है। सिक्योरिटी अलग मसला है, प्रोटोकॉल अलग मसला है, दोनों का घालमेल मत करिए। मैं लाइनअप की ही बात कर रहा हूँ, प्रोटोकॉल की ही बात कर रहा हूँ। एक तो ये जो मैंने आपसे कहा, जो खुद स्वयं मुख्यमंत्री ने भी लिख करके बोला है कि वो लाइनअप में कहीं नहीं थी। दूसरी बात, राष्ट्रपति को यह शोभा नहीं देता या बीजेपी को यह शोभा नहीं देता कि राष्ट्रपति के द्वारा इस तरह के पॉलिटिकल बातों को बुलवाए या पॉलिटिकल उनसे जो है पॉलिटिकल बेनिफिट लेने की कोशिश करे। क्योंकि अगर राष्ट्रपति सवाल उठाएंगे आदिवासियों के लिए तो उनसे भी सवाल उठता है कि मणिपुर के लिए राष्ट्रपति ने क्यों नहीं सवाल उठाए, क्योंकि पॉलिटिकल हो जाता है वो मामला। ठीक है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, हेड ऑफ द स्टेट है,
तो बीजेपी को इस तरह से बेशर्मी नहीं करना चाहिए कि गवर्नर तो यूज करते आई है, वो गवर्नर पॉलिटिकल होकर के बीजेपी के हाथ में बयान दे, ये तो हर देश जानता ही है। ठीक है। ये पहली दफा ऐसा हो रहा है कि अब जो है राष्ट्रपति मुर्मू को भी उन्होंने जो है ये पॉलिटिकल स्टंट में जो है शामिल कर लिया। अनंत अमित जी, आप राष्ट्रपति को पॉलिटिकल स्टंट में यूज कर रहे हैं। माना कि ममता बनर्जी ने जो किया गलत है, लेकिन आपने तो सीधे सीधे घसीट लिया और बीजेपी वर्सेस टीएमसी की लड़ाई में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू फंस गई, ये आरोप लगा रहे हैं तौसीफ खान। अनम्यूट कर लीजिए। दीपक जी, सर्वप्रथम जब द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति की उम्मीदवार बनी थी तब भी आपको याद होगा यही विपक्ष जो शब्दों का प्रयोग कर रहा था और एक आदिवासी महिला के लिए पूरे देश ने देखा। और जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में जो राष्ट्रपति महोदया के साथ जो हुआ, वो अपनी व्यथा खुद कह रही है और लोगों का सिंपैथी हमने देखा उनके भाषण को सुनने के बाद। और चूंकि झारखंड से आती है, हम तो झारखंड में उनको देखे हैं, उनके व्यवहार को देखा है हमने, किस तरीके से वो इतनी मतलब लगता है कि हम किसी आनंद भाई, वो झारखंड से नहीं आती, उड़ीसा से आती हैं। नहीं, चूंकि झारखंड में पहली राज्यपाल रही है वो, तो झारखंड में हम लोग जाते थे तो ऐसा लगता था जैसे हम अपनी मां से मिल रहे हैं। उनकी करुणा इस तरीके की थी। और वैसी महिला के साथ जिस तरीके से टीएमसी के लोगों ने, पश्चिम बंगाल की सरकार ने जो व्यवहार किया है, उसकी कितनी भी निंदा की जाए कम है। लोकतंत्र में ऐसे व्यवहार की कोई जगह नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, दीपक जी, जिस तरीके से आपने संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर वार करने के लिए कहा, तो ये कांग्रेस और विपक्ष से ये आज से नहीं, प्रारंभ से करता रहा। यही कांग्रेस इस आजाद भारत में पहली बार सीजीआई के खिलाफ भी महाभियोग लाता है। 2018 में दीपक मिश्रा जी के खिलाफ, लोकसभा के स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाते हैं। इनको सीईसी पे इनको विश्वास नहीं, इनको सीबीआई पे विश्वास नहीं, इनको ईडी पे विश्वास नहीं, इनको सरकार के पदाधिकारियों पे विश्वास नहीं, इनको सरकार के मंत्री जो जवाब देते हैं उस पर विश्वास नहीं, इनको अमेरिका के लोगों पे विश्वास है। तो ये तो इनके विपक्ष की प्रारंभ से ये एटीट्यूड रहा है कि किसी तरीके से भी मोदी जी का विरोध करना है और भारत का विरोध करना है। ये इनकी परंपरा सी बन गई है और लगातार। और जो पश्चिम बंगाल में जो घटना घटी, निश्चित तौर पे दीपक जी निंदनीय है किसी भी सरकार के लिए। राष्ट्रपति का कोई, जिस तरीके से आपने प्रोमो में दिखा, राष्ट्रपति का कोई निजी कार्यक्रम नहीं होता है। वो कहीं जाती है तो स्वाभाविक है कि देश के राष्ट्रपति हैं तो सरकारी कार्यक्रम तो स्वतः ही बन जाता है और एक प्रोटोकॉल होता है, उस प्रोटोकॉल के अधीन आपको आना पड़ता है। नीरज मिश्रा जी, मेरा सीधा सवाल है। अनंत अमित जी रुक जाइए, 90 सेकंड हो गए आपके। नीरज मिश्रा जी, मेरा सीधा सवाल है, आपको राष्ट्रपति पे भरोसा नहीं, आपको उपराष्ट्रपति पे भरोसा नहीं, आपको स्पीकर पर भरोसा नहीं, आपको सीईसी पर भरोसा नहीं, आपको ईडी पर भरोसा नहीं, आपको सीबीआई पर भरोसा नहीं, आपको सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं। ये अविश्वास क्यों? आखिरकार संवैधानिक संस्थाओं पर नीरज मिश्रा जी, ये अविश्वास क्यों? दीपक जी, आप बड़ी चतुराई से 3 अलग अलग बातों को एक साथ जोड़कर पूछ रहे हैं। मैं आपको तीनों का अलग अलग जवाब दे देता हूं। जहां तक रही राष्ट्रपति जी के बंगाल दौरे की बात, यह कांग्रेस पार्टी मानती है कि राष्ट्रपति जी क्योंकि महामहिम है, उनके किसी भी कार्यक्रम में किसी भी तरीके का व्यवधान वो देश के सम्मान में बिल्कुल तौहीन है। इस तरीके का किसी भी प्रोटोकॉल का फेलियर नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, जो आपने कहा कि हम लोकसभा के स्पीकर के खिलाफ महाभियोग का जो प्रस्ताव लाए हैं, तो हमने कौन सा पाप किया है? ये तो संविधान का आर्टिकल 94 कहता है कि अगर उस हाउस को लगता है कि जो हमारे संविधान के रक्षक, उस सदन के जो रक्षक हैं, वो कुर्सी में बैठे हैं और वो किसी तरीके का पार्टीसान बिहेवियर, द्वेष के भावना से अगर सदन की कार्रवाई को चला रहे हैं और कोई भी सदस्य अगर उस बात से सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो हम अपने संवैधानिक दायरे के अंतर्गत उनके खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव ला सकता है। वो तो आपने मीम देखा होगा ना दीपक जी, कि जब हमारे ओम बिरला साहब सदन के जो ट्रेजरी बेंचेस हैं उनकी तरफ देखते हैं तो पीछे डीडीएलजे का गाना बजता है, और जब वो विपक्ष के बेंच की तरफ देखते हैं तो एनिमल का कोई भड़काऊ सा गाना बजने लगता है उनके बैकग्राउंड में। तो उनका तो व्यवहार ही इस तरीके का रहा है और देश पिछले 11 साल से देख भी रहा है। तीसरी बात, जो आपने सीईसी की बात कही, क्योंकि अभी क्रिकेट का दौर खत्म हुआ है, कल हम वर्ल्ड कप जीते हैं, मैं आपके जमाने में आपको ले चलता हूं। आपको स्टीव बकनर नाम का एक अंपायर याद होगा, जिसको जब मौका मिलता था वो हमारे सचिन तेंदुलकर को आउट दे दिया करता था। बाद में रिव्यूज में दिखता था कि अरे वो तो आउट ही नहीं थे। यही सेम स्थिति आज संवैधानिक पद पर बैठे कई लोगों के साथ हो रही है, चाहे वो हमारे लोकसभा के स्पीकर हों, चाहे वो हमारे सीईसी हों।
जब 2:1 के रेशियो से आपने उनको चुनने की प्रक्रिया को बदल दिया, जब प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी बुलडोज कर देते हैं किसी के भी कैंडिडेचर को, तो उसके बाद सवाल उठना लाजमी है। बिहार में हमने देखा ना, पहले तो माहौल बनाया गया कि घुसपैठियों के नाम पर आज SIR की प्रक्रिया हो रही है। जब रिपोर्ट आई तो एक भी घुसपैठिया नहीं मिला। यही सेम चीज आप केरल में कर रहे हैं, यही आप बंगाल में कर रहे हैं। तो जब आपका अंपायर दूसरी टीम से मिला हुआ है तो उसको कॉल आउट करना तो जरूरी है, और यह सब संविधान के दायरे में दिया गया है। तो आप अंपायर क्या दूसरी टीम से मिला हुआ है? लेकिन तौसीफ भाई, सबसे बड़ी बात, एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए महामहिम को आपने प्रोटोकॉल नहीं दिया। दूसरा, ज्ञानेश कुमार जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, उनको काले झंडे दिखवा दिए। ये कौन सी राजनीतिक मर्यादा है? ये कौन सी राजनीतिक शिष्टता है? वो तो आपके मेहमान थे कोलकाता में अगर आए थे आज। नहीं, ज्ञानेश कुमार जो है वो तो वैनिश कुमार हैं। वो तो ममता बनर्जी ने बार बार कहा है, और यही ज्ञानेश कुमार के ऊपर में रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनता है। जब एक मुख्यमंत्री, राज्य की मुख्यमंत्री इनसे अपॉइंटमेंट लेकर के आके दिल्ली में मिलती है, तो वो इनका सम्मान करे। वो कौन होते हैं एक मुख्यमंत्री को उंगली दिखा करके बात करने वाले? वो कौन होते हैं जो उनके सवालों का जवाब ना देने वाले? जब जैसी करनी वैसी भरनी। अगर ज्ञानेश कुमार अपने आप को राज्य के कर्ता, देश के कर्ता धर्ता समझ लेंगे, तो ऐसा है तो उन्हें भी वही ट्रीटमेंट मिलेगा। भाई, सुप्रीम कोर्ट में केसेस फाइल हुए CEC के खिलाफ। सुप्रीम कोर्ट के जो ज्ञानेश कुमार जो जिन बातों को नहीं मान रहे थे, सुप्रीम कोर्ट के स्पेसिफिक ऑर्डर में बोल करके उसको रिवर्स किया गया। चाहे वो आधार कार्ड को नहीं मानना हो, चाहे वो जो नाम इन्होंने डिलीट किया उसका डेटा नहीं शेयर कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद उन्हें डेटा शेयर करना पड़ा। ये आज जो है जो डाउटफुल कैटेगरी में जिसको रखा, ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट में पर्सनली अपीयर की, उसके बाद जाकर के ये आज जो एडजुडिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ। जो इन्होंने मैक्रो ऑब्जर्वर लेकर के आए थे, जो किसी भी राज्य में नहीं हुआ, खासतौर पे बंगाल की राज्य में मैक्रो ऑब्जर्वर इन्होंने सेंटर से ला करके अपॉइंट कर दिए, उनको रद्द किया गया। आज जुडिशियल ऑफिसर्स जो है जो एडजुडिकेशन कर रहे, तो ये मनमानी चलाना, क्योंकि उन्हें टारगेट दिया गया है बीजेपी की तरफ से कि 1.5 करोड़ वोटर्स का नाम मिटा दो। अरे देश के ठीक है, एक अनंत अमित जी, क्या ज्ञानेश कुमार को टारगेट दिया गया है बीजेपी की ओर से कि करोड़ों वोटर का नाम मिटा दो? 60 लाख तो कट चुके हैं, और जानबूझकर अधिकारियों के साथ जो है वो ऐसा व्यवहार कर रहे हैं ताकि अधिकारियों पर दबाव बनाया जा सके, और वो ममता बनर्जी के पक्ष में अगर जाना भी चाहते तो न जा पाए। दीपक जी, 2005 में अभी बिहार का चुनाव संपन्न हुए लगभग 4 महीने हो गए, लेकिन आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा, और टीएमसी के मित्र को ही बताना चाहता हूं, उसके बाद चुनाव के बाद आज तक एक भी ऑपोजिशन का कोई भी उनके खिलाफ कोई पत्र नहीं गया कि वहां पे असंवैधानिक तरीके से चुनाव हुआ। पहली बात। दूसरी बात, मैं कांग्रेस के मित्र को बताना चाहता हूं, उन्हें बड़े ज्ञान दे दिए। कांग्रेस ने इस देश में संविधान के संस्थाओं के कैसे खिलवाड़ किया, मैं 30 सेकंड में बता देता हूं। दीपक जी, कल यूपीएससी का रिजल्ट आया है। इस देश में यूपीएससी IAS, IPS, IRS की व्यवस्था करती है, एग्जाम लेती है, लेकिन इसी कांग्रेस ने अपने एक कांग्रेस के कार्यकर्ता बटुक सिंह को 10 साल तक यूपीएससी का चेयरमैन बना के रखा था। कार्यकर्ता था वो कांग्रेस का। ऐसे संवैधानिक संस्थाओं पे ये बैठाते थे। 1978 में श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री होती है और CGI AK रे को बना देता है 3 लोगों को पास करके। मतलब ये तो कांग्रेस ने किस तरीके से संवैधानिक संस्थाओं पे के साथ खिलवाड़ किया पूरा देश भी जानता है, और हम तो इसीलिए समय समय पे देश की जनता को ये बताते रहते हैं कि कांग्रेस के कार्यकाल में संवैधानिक संस्थाओं के साथ इस सरकार ने किस तरीके से व्यवधान किया और कैसे लोगों को बैठाने का काम किया। हम तो आईना दिखाते रहेंगे, जिस तरीके से हम आपातकाल की भी बात करते रहते हैं और बताते रहेंगे लोगों को, क्योंकि आज के जैन जी को बताना बहुत जरूरी है कि कांग्रेस के शासनकाल में इस देश को किस तरीके से संवैधानिक संस्थाओं को बर्बाद करने का काम कांग्रेस ने किया है।